इस देश में कथावाचक हैं। मैंने सुना है कोई 4 करोड़ लेता है पैसा कथा करने के, कोई 5 करोड़ लेता है। जो ज्यादा पैसे लेता है वही झूठ बोलता है, फ्रॉड है। वो कथावाचक आपको, क्योंकि आपकी आस्था होती है, आप किसी का सम्मान करते हैं। अगर आप मेरा भी सम्मान थोड़ी देर के लिए करते हैं तो आप भावनाओं में बह करके मेरे लिए ताली मत बजाइएगा। मेरी बात आपको तर्कों पे, तथ्यों पे ठीक लगे तो ताली बजाइएगा। मैं ताली बजवाने, आपको भावुक करने और वाहवाही करने के लिए नहीं जाता कहीं। जो ये काम करते हैं वो कितना बड़ा माया जाल रचते हैं। आपको भावुक बनाएंगे पहले तो। भगवान राम और उनके बोलने की अदा, हाई पिच, लो पिच, अंदाज, ऐसा लगेगा भगवान राम को जब जंगल जाना था तो ये वहां बैठे देख रहे थे। मिनट मिनट, पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा बताएंगे। भगवान राम जब चले तो आप रोए उससे पहले अपना चेहरा रोने जैसा बना लेंगे। और वो मां दुखी थी, दरअसल जी अलग दुखी थे, जैसे सबका दुख इन्हीं को दिख रहा था, हमें नहीं पता था। और वो फिर वहां से निकले और दुखी मन से लक्ष्मण पीछे पीछे, सीता जी पीछे पीछे, और भगवान राम के पैर में छाले पड़े। सीता मैया वो छाले देख के रो रही थी। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भगवान राम जब वनवास गए तो अपने साथ कुछ लेके नहीं गए, लेके गए तो तीर कमान लेके गए। उस पुरुषार्थी बात को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने ये बता दिया कि भगवान राम गए और बाण लेके गए थे तो ये समाज बाण लेके बाहर निकलेगा तो हमारी कथा कौन सुनेगा। आपके पास है चीजें, सिर्फ बताना ही तो है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं करनी है आपको। इसी तरीके से भगवान कृष्ण की लीला के बारे में ऐसा होता, ओहो हो, कमाल की लीला होती साहब। भगवान कृष्ण मुकुट लगाए हैं, नीला रंग है, गोपियों के साथ, मीरा जन्ने क्या क्या, बांसुरी बजा रहे हैं। आप उनके वो जो पूरा स्केच खींचते हैं कथा में, आपको ऐसा लगता है कि अब सोचने की जरूरत नहीं है, कृष्ण जी की तस्वीर सामने आ चुकी है आपके, अब वो खुद प्रकट हो गए हैं। कोई ये नहीं बताता कि भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे थे, जो लीला कर रहे थे, जो खेल रहे थे, समय आने पर बांसुरी रख के उन्होंने सुदर्शन चक्र भी चलाया। ये नहीं बताते, क्योंकि सुदर्शन चक्र की बात करने में कथा सुनने कौन आएगा। फिर तो वो चला जाएगा उधर जो पड़ोस में आपके कॉलोनी है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वालों की, वो उधर चला जाएगा। इसलिए झूठ इतना, और बेचारी भोली भाली महिलाएं वो सबसे ज्यादा बेचारी जाती हैं। और कब वो महिलाएं भगवान कृष्ण की लीला राम के छाले से करते करते मौला मौला हो जाता उसमें, फिर अली अली आ जाते हैं उसमें। अब वो ये नहीं समझ पा रही कि ये अली कहां से आया, ये किसका भाई है, ये मौला कहां से आया भाई बीच में। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां से भी कुछ लेना है, गल्फ तो जाना है, तो वो उनकी भी बात कहे तो क्या फर्क पड़ रहा है। अपने स्वार्थ में अगर समाज को कोई भी आपको गर्त में डालता है, चाहे वो देश का सबसे बड़ा नेता हो या सबसे बड़ा कोई राम कथा करने वाला हो, वो देश का और राष्ट्र का दुश्मन है। इसलिए इस किस्म की बातें करने की हमारे समाज में आदत पड़ गई है। मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में अपना सब कुछ छोड़ करके इस किस्म के प्रोग्रामों को सुनने लगे हैं। यह हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बदलाव है, यह सबसे बड़ा बदलाव है। और शायद आज
सनातनी हिंदू समाज सच सुनने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार है। इसलिए अगर 10-15 लोग पूरे देश में सत्ताओं से, संगठनों से, पार्टियों से दूर रह करके राष्ट्र के मामले में कुछ बात कर रहे हैं, तो आज अभी कल जब मैं मोरवी में था, उसी समय जनरल जीडी बख्शी कहीं और भाषण दे रहे थे, कर्नल आर एस सिंह साहब कहीं और बैठे थे, सुशील पंडित कहीं और बैठे थे, अंकुर शर्मा कहीं और थे, ललित अंबरदार कहीं और थे, और वो किसी का लेना देना नहीं है कि कौन मंच पे नेता बैठा है, किस पार्टी का बैठा है। उनका ना, अगर मंच पे बैठे हुए पार्टी का नेता बैठा हुआ है और उस पार्टी के बारे में भी कहना है, तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उनसे पद नहीं लेना, एमएलए की टिकट नहीं लेनी, हमको उनके पार्टी ऑफिस में नहीं जाना हमको। भाई, जिनको जाना है वो जाएं। इसलिए मेरे लिए पूरे बातचीत के मूल में सिर्फ राष्ट्र है। इसलिए मैं बहुत साफ कहता हूं, आपको संगठन, व्यक्ति, पार्टी के बीच में कुछ चुनना हो और यह तय करना हो कि पार्टी के गुलाम हो, संगठन के गुलाम हो, किसी व्यक्ति विशेष के गुलाम हो या राष्ट्र के गुलाम हो, तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ राष्ट्र के गुलाम हो जाइए। वो बहुत बड़ा काम होगा। राष्ट्र परमानेंट है, देश टूटता रहता है। भारत बहुत बार टूटा है, अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, श्रीलंका चला गया, ये तमाम टूटता रहता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसएसआर 24 टुकड़े हो गए उसके। लेकिन एक बात है, देश होता क्या है? हम सब लोग देश को बड़ी बात समझते हैं। देश बहुत छोटी सी चीज है। हम देश के लिए कर रहे हैं, कोई देश के लिए नहीं कर रहा। देश के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम देश के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। देश में करने के लिए आपके लिए कुछ है ही नहीं। देश एक जमीन का टुकड़ा होता है जिसकी टेरिटरी निश्चित होती है। जैसे आपके भारत की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की, सबकी है। और उस देश को चलाने के लिए कि वो कैसे चलेगा, उसके लिए एक सरकार बनती है। सरकार किसी नियम कानून से चलती है, उसे आप संविधान कहते हैं। और उस देश में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जिसमें आपकी जुडिशरी है कि ये कोर्ट है, कोर्ट इस तरीके से चलेगी, जज साहब का अपॉइंटमेंट ऐसे होगा, ये हाई कोर्ट होगी, ये लोअर कोर्ट होगी, ये सुप्रीम कोर्ट होगी। एक व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए सरकारें आती हैं, जाती हैं, व्यवस्था बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि कोई नई सरकार आ गई, उन्होंने कहा हाई कोर्ट बंद हो गया, आज से आज सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। वो सब व्यवस्था वही है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव नियमों में होता रहता है। यहां अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, देश को बचाने के लिए सेना है। तो उसमें मेरा और आपकी क्या भूमिका है? देश में आपकी क्या भूमिका है साहब? सरकार की टोटल नौकरीज देख ले, कुल मिला के 3.5 करोड़ है। तो आप सरकार के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए आप वहां नौकरी करने गए हैं। हो सकता है कि किसी नियम से आप असहमत हो, लेकिन फिर भी जाते हैं। आपको बहुत सारी चीजें खराब लगती हो, लेकिन वो व्यवस्था का हिस्सा है। वो गलत है, सही है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो है आपको मानना पड़ेगा। तो देश बहुत छोटी सी चीज है, उस सबसे बड़ा है राष्ट्र। क्योंकि राष्ट्र किसी संविधान से नहीं चलता, राष्ट्र किसी नियम कानून से नहीं चलता। इसलिए यहां आपने जब यह प्रोग्राम शुरू किया, तो अगर यहां कोई सरकारी पद पे आदमी बैठा होता और वो संवैधानिक प्रोग्राम होता, तो आप जनगण शुरू से होता, प्रोटोकॉल तय होता। लेकिन न यहां जनगण हो रहा है और न ही कोई संवैधानिक प्रोटोकॉल मेंटेन है। इसलिए यह प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो आपने कहा ये जो दीप हैं इनको प्रज्वलित करना है, यह राष्ट्र की पहचान है। इसलिए राष्ट्र न कभी टूटा है,
न कभी टूट सकता है। राष्ट्र आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, मान्यताओं से चलता है। राष्ट्र को चलाने का काम समाज का होता है। और समाज जब थोड़ा लालची हो जाता है, जब लालची होता है तो कायर हो जाता है, और कायर होता है तो डरने लगता है, और जब डरने लगता है तो सत्ता अपने आप को एक्सपेंड करती है और आपके सरोकारों में, आपकी परंपराओं में, आपकी आस्थाओं में दखल देना शुरू करती है। एक कायर और डरपोक समाज अपने राष्ट्र की परंपराओं में सत्ता का दखल इसलिए बर्दाश्त करता है कि पूरे राष्ट्र की मानसिकता यह है कि हम सरकार से लड़ नहीं सकते, सरकार से बोल नहीं सकते, लिहाजा हम अपनी नाराजगी भी प्रकट यह सोच के करते हैं कि हमारी नाराजगी से ऐसा ना हो कि सत्ता से हमें कोई सुख मिलने वाला हो, वो ना मिले। यह एक कायर समाज की निशानी है। आप सत्ता में हैं नहीं हैं यह महत्व नहीं है, इसलिए सत्ता में होंगे तब आपका समाज मजबूत होगा। यह सबसे बड़ी भूल है। अगर समाज सामूहिक रूप से शक्तिशाली है और वह जानता है कि उसकी शक्ति कहां है, उसे किसी से कोई डायरेक्शन नहीं लेना। जब जब और जिस जिस दुनिया में समाज शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, अपनी आस्थाओं, अपनी परोपकारों और अपने परंपराओं के प्रति उसका एक कमिटमेंट होता है। पूरी दुनिया में इतिहास उठा के देख लीजिए, आज भी देख लीजिए। गलत और सही की बात में छोड़ दीजिए। किसी की परंपरा गलत है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, किसी की आस्थाएं गलत है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, किसी की किताब में क्या लिखा है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो समाज अपनी उस आस्थाओं के प्रति सही में आस्थावान होता है, उसका कमिटमेंट होता है, यकीन मानिए जिस समाज में अपनी सामूहिक शक्ति से अपने सरोकारों के प्रति कोई कमिटमेंट होता है, अपनी संस्कृति के प्रति कोई कमिटमेंट होता है, सत्ता उसकी चौखट पर 24 घंटे नाक रगड़ती है।